Hello dear student, myself Mahinder Devda. You are watching Sunita Bal Niketan सीनियर सेकेंडरी मगरा पुंजला। तो जो हमारा विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है पादपों में पोषण, वो चल रहा था, जिसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी कि भाई स्वपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है। उसके बाद हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से शुरू करने वाले हैं 1.2 प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी कि जो आपके जो पादप होते हैं उनमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अब इसका मीन्स आपको पता होना चाहिए, इसका अर्थ पता होना चाहिए कि भाई प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पादपों में खाद्य पदार्थ, क्या पादपों में खाद्य पदार्थ, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लो, खाद्य पदार्थ संश्लेषण का जो प्रक्रम होता है, संश्लेषण का जो प्रक्रम, यानी संश्लेषण का अर्थ होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य पदार्थ का जो संश्लेषण निर्माण होता है वो क्या होता है? आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें देखो प्रकाश संश्लेषण में आपके क्या होती है? पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती है। क्या होती है? पत्तियां होती है जो पादप की क्या होती है? खाद्य फैक्ट्रियां होती है। यानी कि जो पेड़ होता है, पेड़ की जो पत्तियां लगी हुई होती है वो क्या होती हैं? आपके उस पादप की फैक्ट्री होती है। अतः सभी कच्चे फल, क्या सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, यानी कि सभी कच्चे पदार्थ, यानी कि कच्चे पदार्थ कौन कौन से हो गए आपके? यानी कि जड़ों द्वारा क्या आता है? जल आता है। क्या आता है? जल आता है। और क्या आता है? खनिज लवण आता है। क्या आता है? खनिज लवण। और ये जो खनिज लवण और जल है ये कहाँ तक पहुंचना चाहिए? पत्तियों तक। और ये पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? कल मैंने आपको इसको बता दिया। अब देखो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, जो खनिज होते हैं, यानी कि जल और खनिज, यानी कि खनिज तत्व होते हैं, जिसमें आपके यूरिया हो गया, आपके यूरिया हो गया, फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब किसके द्वारा आते हैं? जड़ों, यानी कि जड़ को और किस नाम से जानते हैं? मूल द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि आपके जो पेड़ों के अंदर जड़ें होती है उनके द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित कर लिया। अब ये बूझो जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है? बूझो, बूझो ये जानना चाहता है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। अब ये बूझो जानना चाहता है, इसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है इस श्रीमान जी के कि भाई ये जो जल है वो पेड़ों तक, पत्तियों तक किस प्रकार जाता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तथा यहाँ तक द्वारा अवशोषित किया जाता है तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब देखो ये बूझो का सवाल है, यहाँ से इसका पूरा आंसर का उत्तर मिल रहा है। इस ये क्या है? इसका क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे क्या लगा रखा है? क्वेश्चन मार्क। बूझो का क्वेश्चन है और इसका अर्थ होता है कि भाई जो पादप की जो पत्तियां हैं वहां पे जो जल होता है वो किसके द्वारा आता है? तने के माध्यम से। यानी कि देखो ये मैं पेड़ बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या लगी होती हैं? जड़ें लगी। अब जड़ें क्या करती हैं? जल का अवशोषण करके किसके पास भेजती है? तने के पास। ये है गया तना। अब ये तने क्या होती हैं? आगे जाके छोटी छोटी शाखाओं में बंटे होते। क्या छोटी छोटी शाखाएं होती कि नहीं होती पेड़ की? अब ये शाखाएं आगे जाके किस में देती है? पत्ती को देती है। किसको देती है? पत्ती को देती है। ठीक है। अब देखो ये पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ये वाला भी मैंने कल आपको बताया था कि भाई एक मैंने आपको लीफ बना के बताई थी। ये कोई आपकी क्या हो गई? पत्ती हो गई। ठीक है। अब इस पत्ती के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रंध्र। रंध्र होते हैं। अब इस रंध्रों के द्वारा क्या होता है? CO2 एंटर करती है। अब इस रंध्रों में से क्या प्रवेश करती है? CO2 गैस। ठीक है। अब जब CO2 प्रवेश करती है तो और पत्तियों के अंदर क्या उपस्थित होता है? यानी कि पत्तियों के अंदर क्या गई? CO2 गई। और पत्तियों के अंदर क्या है? जल है। अब ये जल जब पत्तियों के ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और उसके अंदर क्या है? CHL यानी कि क्लोरोफिल है। तो ये किसका निर्माण करेगी? C6H12O6, यानी कि ये क्या हो गया? आपका ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हो गए। और ये क्या होती है? यहाँ पे इसके कार्बोहाइड्रेट से ही इसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है।
और उसके साथ यहाँ पे क्या बनती है, O2 बनती है। कितने बनती है, 6 बनती है। यहाँ पे कितने CO2 आएंगे, 6 आएंगे। जल कितने, 6 आएंगे। ठीक है, ये चीज आपके कितने, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये जो अभिक्रिया मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई है, ये सारी किसमें होती है, एक पत्ती के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, अब देखो, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ये लो प्रवेश कर गई। आगे चलते हैं। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। यानी कि जब, अब देखो, ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये मैंने छोटे छोटे छिद्र बताए हैं, ये क्या होते हैं, मतलब इस टाइप के होते हैं, इस टाइप की। यानी कि ये जो छोटा सा छिद्र होता है, यहाँ पे ये क्या होती है, द्वार कोशिकाएं होती है। क्या होती है, द्वार कोशिकाएं, यानी कि गार्ड सेल भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, गार्ड कोशिका या द्वार कोशिका। इस डायग्राम में देखो आप, ये देखो, ये छोटी छोटी कोशिकाएं है ना, इसके बीच ये जो छोटे छोटे हैं, ये क्या होते हैं, द्वार कोशिकाएं होती है। ठीक है, अब इन रंध्रों द्वारा, रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है या आपको क्वेश्चन के रंध्र किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि पत्ती के ऊपर छोटे छोटे द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। यानी कि रंध्र जो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। या आप लिख सकते हो, पत्ती के ऊपर पाए जाने वाले ऐसे छोटे छिद्र जिसके द्वारा CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब देखो, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब जल है ना, जल और खनिज, ये कौन लेके आती है, जड़ लेके आती है। और जड़ के अंदर क्या होती हैं, वाहिकाएं होती हैं। क्या होती है, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जड़ों के अंदर, जो आपके क्या करती हैं, इनके द्वारा पत्तियों तक क्या पहुंचाया जाता है, जल को पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। अभी मैंने बताया ये वाहिकाएं कैसी होती हैं, नली के समान। अभी देखो ये वाला डायग्राम, ये जो, सॉरी, ये पेड़ वाला मैं वापस बना रहा हूं। अब देखो, यहाँ से छोटी छोटी वाहिकाएं निकलेगी और ये वाहिकाएं कहाँ पे आके खुलेगी, आपकी पतली, बहुत पतली पतली होती है, और ये वाहिकाएं आके खुलती हैं आपके पत्ती के पास। और इस पत्ती में क्या लेके आती हैं, जल लेके आती है। क्या लेके आती हैं, ये जल लेके आती है। ठीक है, और जल लेके आती है, और क्या CO2 कहाँ से प्रवेश हो गया, रंध्र से प्रवेश हो गया। और सूर्य का प्रकाश तो पत्ती के ऊपर आ ही रहा है। क्लोरोफिल पिगमेंट किसमें होता है, पत्ती के अंदर ही होता है। जब ये सारा प्रोसेस मिलता है तो हमें क्या मिलता है, पेड़ पौधे को तो ये भोजन मिल गया, और हमें क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, जो हम क्या लेते हैं, सांस के माध्यम से हम शरीर के अंदर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय पे आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, अध्याय 11 में पढ़ना है। अभी हमें इतना ही बात करना है। अब ये जो कोष्टक है, इसको हम वापस पढ़ते हैं। क्या देखो, सबसे पहले एक आया था हेडिंग, यहाँ पे क्या आ रहा है, कोशिकाएं, कि भाई कोशिकाएं क्या होती है। तो देखो, कोशिकाओं के बारे में मैं बात करूं तो कोशिकाएं क्या होती है, किसी जंतु या पादप या किसी भी जीव की बात करते हैं। जीव के अंदर कौन आते हैं, जंतु और पादप दोनों आते हैं। तो कोशिकाएं क्या होती है, किसी जंतु तथा पादप की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यानी कि उनकी जो संरचना होती है और उनका जो सारा फंक्शन या जो सारा कार्य है वो किसमें संपन्न होता है, इन्हीं कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिखा है, आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है। अरे भाई, आपने देखा होगा, या आपका जो, आप जहाँ पे रह रहे हो, जिस स्कूल में पढ़ते हो, तो उन स्कूल की जो दीवारें होती है वो क्या एक ईंट से ही बनी है, क्या नहीं बनी है, उसके लिए कई सारी ईंटें लगी होती है। उसी प्रकार जो मानव का शरीर है या जो पेड़ पौधा का जो शरीर है वो क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर। यानी कि यहाँ पे एक कोशिका एक ईंट के बराबर है। यानी कि एक मकान में एक ईंट किस प्रकार होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर या पादप के अंदर एक कोशिका एक ईंट के समान होती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। क्या बनता है, सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो क्या होता है, कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है।
अगर आपको एग्जाम में आ जाए कोशिका किसे कहते हैं, तो आपको लिखो सजीवों का शरीर एक जिस सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और इसी कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल, CELL, सेल कहते हैं इस कोशिका को। आगे चलो, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। किसको द्वारा? सूक्ष्मदर्शी, यानी कि हम डायरेक्ट कोशिका को नहीं देख सकते कि भाई इसके अंदर ये एक कोशिका है, हम इसको आंखों से देख लेते हैं डायरेक्ट, नहीं। इसके लिए एक क्या होता है, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी होती है। ये एक उपकरण होता है जिसके अंदर हम उसके कोशिकाओं के विभिन्न अंग, विभिन्न भाग होते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका की एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अब देखो यहाँ पे आता है कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बना होता है। तो यह चीज आपको समझनी है कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, और उसका उदाहरण है, मैं यहाँ पे लिखता हूं ऊपर, अमीबा, यूग्लिना। ये आपको दो याद रखने हैं, जिनकी कोशिका क्या है, केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से इनका जो शरीर होता है मिलकर बना। लेकिन जो मानव का जो शरीर है, पेड़ पौधों का जो शरीर है, वो क्या होता है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इन कोशिकाओं के जो बाहर जो झिल्ली होती है, यानी कि देखो ये कोई कोशिका है, ठीक है, ये पूरी कोशिका। अब इन कोशिका के सबसे बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली। अब आपके पूछ लिया जाता कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कोशिका के क्या, कोशिका के बाहर एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी हुई होती है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। या आप कह सकते हो कोशिका के बीच में एक केंद्र के रूप में एक संरचना उपस्थित होती है जिसे आप केंद्रक कहते हो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये देखो, ये कोई कोशिका है, ये मैंने एक कोशिका की बात करा, ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं इसमें, तो ये एक कोशिका है। अब इस कोशिका के सबसे बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली, ठीक है। और इस कोशिका झिल्ली के बीच में एक छोटा सा केंद्र के समान जो दिखाई देता है, ये चीज आपकी क्या होती है, केंद्रक होती है। क्या होती है? केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है। चित्र 1.1 में केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। यानी कि देखो ये हो गई आपकी पूरी एक कोशिका, ठीक है। अब इन एक कोशिका की सबसे बाहर कौन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। और बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। और इस केंद्र के चारों ओर जो पदार्थ पाया जाता है वो क्या कहलाता है, आपके कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया आपके एक कोशिका के बारे में। अब आपको यहाँ पे याद रखना है क्या, कोशिका कहते किसे हैं, यानी कि सजीवों का जो शरीर है, जो जिन सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और कोशिका की जो सबसे बाहर वाली आवरण क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है। और कोशिका के बीच में क्या उपस्थित होता है, केंद्रक होता है। और केंद्र के चारों ओर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। ये देखो कोशिका द्रव्य, और यहाँ पे भी लिखा, देखो ये कोई केंद्रक है, उन केंद्र के चारों ओर ये जो मैंने देखो ये आपको जो रंगीन जो पदार्थ दिखाई देता है, ये क्या है, आपका कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। अब देखो पहेली के दिमाग में कुछ आ रहा है, क्वेश्चन या पहेली जानना चाहती है, क्या करती है, पहेली जानना चाहती हैं कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। अब ये पहेली के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि पत्तियों के अंदर एक ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण वो क्या करती है, भोजन बना सकती है। पेड़ के तने क्यों नहीं बना सकते, उनके जड़े क्यों भोजन नहीं बना सकती, उसकी शाखाएं क्यों नहीं बना सकती। बना तो सकती हैं लेकिन बहुत कम पादप है, जैसे मैं ये बहुत ऐसे कम पादप है जो अपना तने के द्वारा भोजन बनाया जाता है, क्योंकि सभी पेड़ पौधों में पत्तियां होती है, जिनमें पत्तियां नहीं होती हैं उसमें अलग बात होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे पादपों की जिसमें पत्तियां उपस्थित है।
अब ऐसी पत्तियां जब उपस्थित है तो पेड़ में भोजन तो बनेगा पत्तियों के अंदर। तो इसमें एक विशेषता होती है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। क्या होता है? हरा वर्णक होता है। अब चलो मैं ऊपर वापस बताता हूं आपको। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी, ये वाली पत्तियों के अंदर मैंने ये लिखी CH, यानी कि क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। अब आपको समझ में आ गया ना? मैंने जो चीज पहले बताई थी कि वो क्या थी? पत्तियों में एक वर्णक होता है। क्या होता है? पत्तियों में एक वर्णक होता है जिसे आप क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ये भी चीज हम देखो। अब ये जो पूरी चीज है ना, मैंने अभी बता दी आपको। ये जो बोलना चाह रहा है ना, ये तो ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लो कार्बन डाइऑक्साइड, ये लो जड़ों द्वारा जल, ये रो जल, ये रहा सूर्य का प्रकाश, ये रहा सूर्य का प्रकाश, ये रहा क्लोरोफिल। आपने बोला ना अभी के क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में जो हरा रंग पत्तियां का रंग प्रदान करता है, ये लो। तो ये दो आपस में सब मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ग्लूकोज का, जो पत्तियों का क्या होता है? खाद्य पदार्थ होता है या पेड़ पौधों का भोजन होता है। और उसके साथ क्या बनाती है? ऑक्सीजन गैस बनाती है। ठीक है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण में होता है क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना। देखो यहाँ पे क्या है? प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन संश्लेषण, यानी कि भोजन का निर्माण होना, ये क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। आपके जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो उसमें आपको प्रकाश संश्लेषण की छोटी परिभाषा लिखूंगा कि प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और आगे चलो, इसमें लिखा अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश। अब देखो वापस बात करते हैं। ये लो, एक बार मैं वापस अभिक्रिया समझाता हूं। यानी कि ये हो गया आपका सूर्य का प्रकाश हो गया। अब ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो ऊपर दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली। ये मैं वापस लिखता हूं। यहाँ पे क्या ले ली इसने? CO2। और पत्तियों के पास जड़ों द्वारा जल को जो अवशोषित किया था वो वाहिकाओं के माध्यम से कहां पे आ गया? पत्ती के पास आ गया। क्या आ गया? लो सा जल आ गया। क्या आ गया? जल आ गया। अब क्या आ गया? पत्तियों के अंदर एक क्या होता है? अभी हमने पढ़ा एक वर्णक होता है जिसे क्या कहते हो आप? क्लोरोफिल। क्या कहते हो? क्लोरोफिल। ठीक है। अब ये क्लोरोफिल CO2 जल जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो क्या बनता है? आपके पास कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका C6H12O6। और उसके साथ आपको मिलती है ऑक्सीजन, प्राणवायु। क्या बोलती है? प्राणवायु। अरे भाई, आपको जब भी कोई प्राणवायु के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे? ऑक्सीजन, यानी कि O2। ये सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है? पत्ती के एक कोशिका के अंदर होता है। किसके अंदर? पत्ती के एक कोशिका के अंदर। और एक पत्ती के अंदर हजारों लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती है। और एक कोशिका द्वारा क्या बनता है? ये इस प्रकार भोजन बनाया जाता है। और इसी के भोजन के माध्यम से ही तो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो क्या रहती हैं? जीवित रहती है। या पेड़ के पौधे के अन्य भाग क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। ठीक है ना? ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे इजी आप क्या समझोगे भाई? देखो मैंने पूरा डायग्राम के माध्यम से बता दिया है कि कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर वापस पढ़ लेते हैं। हमारे क्या लगता है? जल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है।
इस पृथ्वी पर ये एक अद्वितीय प्रक्रम है। क्या है? अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। ये आपको इंपोर्टेंट करना है। क्या करना है? IMP लिखना है और अंडरलाइन कर देना है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे जो सूर्य जो ब्रह्मांड है, या सॉरी हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो सूर्य का सॉरी ब्रह्मांड का जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन है? सूर्य। यानी कि सूर्य ही तो है सबसे ऊपर ऊर्जा का कारण। क्या है? सूर्य है। सूर्य का प्रकाश है, इसी से तो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। अगर पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन कैसे बनेगी? और ऑक्सीजन नहीं होगी तो मानव नहीं होगा, और मानव नहीं होगा तो CO2 कैसे बनेगी भाई? ऑक्सीजन मानव लेता है और CO2 निकालता है, और ये O2 पेड़ पौधों से हमारे पास आती है, और हम इसमें किसमें बदलते थे? CO2 को, और CO2 को वापस कौन? पेड़ लेते हैं, और पेड़ पौधे जब जल और CO2 मिलकर वापस O2 का निर्माण करते हैं। ये छोटा सा चक्कर चलता रहता है, और इसीलिए तो पेड़ पौधे जरूरी है, सूर्य ही जरूरी है। ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? यानी कि आप कल्पना कर सकते हो कि प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? यानी कि आप थॉट यानी कि सोच सकते हो, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रम नहीं होगा, पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, तो इस ब्रह्मांड में क्या होगा? यानी कि यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे लिख दो, जीवन असंभव। क्या हो जाएगा? जीवन असंभव। ठीक है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? खाद्य, यानी कि भोजन उपलब्ध नहीं होगा, और सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? भोजन पर निर्भर करता है। अगर हमारे पास पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो हमारे पास गेहूं नहीं आएगा, धान नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा, और गेहूं नहीं आया तो हमारे को रोटी नहीं मिलेगी, और हमारे को रोटी नहीं मिली तो हमारे शरीर को क्या नहीं मिलेगी? ऊर्जा नहीं मिलेगी, और शरीर को ऊर्जा नहीं मिली तो मानव का शरीर क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा, या मानव का अस्तित्व क्या हो जाएगा बच्चों? समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जो है जीवन की जो कल्पना है, यानी कि जो जीने की जो राह है, या जो जीने की जो तमन्ना है, वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी एक गाना है ना, जीने की तमन्ना है, तो जीने की जो तमन्ना है वो कौन आपको शुरू करती है? आपके सूर्य का प्रकाश, और क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि आप ये जो गाने सुनते हो ना, जीने की तमन्ना है, तो ये जीने की तमन्ना अब याद रखना किसकी वजह से है? सूर्य की वजह से। ऐसे थोड़ी ना किसी और पे डाल दो, आप क्या रखोगे? सूर्य। और सूर्य की वजह क्या है? प्रकाश। और प्रकाश है तो पेड़ पौधे है। क्या है? पेड़ पौधे है। और पेड़ पौधे है तो कौन है? मानव है। और मानव है तभी तो पेड़ पौधे है, क्योंकि इनके द्वारा क्या आई जाती? मानव द्वारा O2 ली जाती है, और मानव द्वारा क्या निकाली जाती है? CO2 निकाली जाती है। अब ये CO2 पेड़ पौधे लेंगे, O2 देंगे, और सूर्य से प्रकाश लेगा। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो भले CO2 कितनी दे दो, ये भोजन नहीं बना पाएगा। अब आगे चलो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। ये हमने पहले भी दर्शा दिया। यहाँ पे क्या लिया? देखो, ये समीकरण कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और यहाँ पे जल यानी कि H2O, सूर्य का प्रकाश, ये लो हमने ऐसे बताया था ना आपको डायग्राम के माध्यम से, ये लो क्लोरोफिल, ये लो CHL। अब देखो, ये जब अभिक्रिया समाप्त होती है, यहाँ पे पूरी होती है, तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि C6H12O6 बनता है। ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, और ये आपकी प्राणवायु ऑक्सीजन हो गई। ये आपकी अभिक्रिया हमने पहले भी बता दी। ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया जल, ये हो गया सूर्य का प्रकाश, ये हो गया क्लोरोफिल, ये आपका कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है। इस प्रक्रम में
ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, यानी कि जो ये पूरा प्रोसेस होता है पत्तियों के जो भोजन बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसी दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, और वही ऑक्सीजन हम किस में लेते हैं, श्वास के रूप में लेते हैं। अब देखो कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है वो किस में होगा, स्टार्च या मंड के रूप में होगा, और वो स्टार्च कहाँ पे आ गया, जैसे गेहूं के अंदर आ गया। अब बड़े गेहूं खा रहे हैं हम, ये गेहूं का दाना है, अब इस गेहूं के अंदर क्या है, स्टार्च है, ठीक है। अब ये स्टार्च गेहूं को आटा बना के हमने गूंथ के इसकी रोटी बना के हमने खाई, तो हमारे शरीर में क्या आ गया, स्टार्च आ गया। अब स्टार्च को हम, हमारे जो शरीर होता है वो स्टार्च को नहीं पचाता है, तो ये क्या, सॉरी पचाता तो है लेकिन स्टार्च के रूप में नहीं रहता, ये स्टार्च किस में बदल जाता है, आपके माल्टोज में, इसमें माल्टोज में, ठीक है, छोटे अणु में, क्योंकि ये स्टार्च क्या है, बड़ी कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, छोटी कार्बोहाइड्रेट है। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे की क्लास हम कल से शुरू करेंगे, नई क्लास, ठीक है। थैंक्स माय वॉचिंग वीडियो।